हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। तो एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। देखिए, आज हाँ है हमारी बेटा क्लास नंबर 19 और आज हम बात करेंगे किसकी? छंद की बात करेंगे। इससे पहले हम अलंकार पढ़ चुके हैं, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसके बाद बच्चे हमने जो है संधि स्टार्ट की, संधि को पढ़ा, उसे समझा और उसके बाद हमने उसकी भी प्रैक्टिस की। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है बच्चे क्या? छंद। तो छंद के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, एकदम जीरो से लेकर के चलना है अपने को, ठीक है ना। और फिर जब हम चीजें समझ जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे? उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 50-100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे बेटा। सेशन को क्या करना है? शेयर कर देना है फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, छंद। देखिए, छंद जो है बच्चे, सबसे पहला प्रश्न तो इसमें यही बनता है कि छंद जो है किससे बनता है। तो देखिए, छंद जो शब्द है वो आपका किससे बना है? छद धातु से बना है। बच्चे किससे बना है? छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या ढकना। क्या होता है बच्चे इसका मतलब? छद धातु से बना है जिसका मतलब होता है आच्छादित करना या फिर ढकना। ठीक है बच्चे, तो एक ये पॉइंट अपने को याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। छंद जो शब्द है कौन सी धातु से बना है? छद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है आच्छादित करना, खुश करना या फिर ढकना। ठीक है बच्चे। दूसरा, इसका नाम पिंगल भी होता है। क्या होता है बच्चे इसका दूसरा नाम? पिंगल भी होता है। किसके नाम पर है ये? ऋषि पिंगल के ही नाम पर है, जो कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं। लिखेंगे इसका दूसरा नाम बच्चे क्या है? दूसरा नाम छंद का है पिंगल। किसके नाम पर? लिख लेंगे ऋषि पिंगल के नाम पर ही, ठीक है ना। वो छंद शास्त्र के क्या हैं? आदि प्रणेता हैं पिंगल, इसलिए इसको हम पिंगल भी कह देते हैं, उनके नाम से ही इसे हम संबोधित कर देते हैं छंद को भी। तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा 2-3 प्रश्न तो यहां से बने। एक बन जाएगा सर्वप्रथम उल्लेख। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? वो है आपका बेटा सबसे पहले वाले वेद में, ऋग्वेद में। तो यहां याद रखेंगे सबसे पहला, छंद जो शब्द है वो छद धातु से बना है, जिसका मतलब है आच्छादित करना, खुश करना। या फिर ढकना, ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा इसका दूसरा नाम क्या है छंद का? तो बच्चे वो होता है पिंगल। क्यों है पिंगल? क्योंकि छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता हैं ऋषि पिंगल, उनके नाम पर ही हम इसको पिंगल कह देते हैं। और तीसरा प्रश्न बनता है सर्वप्रथम उल्लेख छंद का कहाँ मिलता है? तो वो आपका मिलता है बच्चे ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। इसके बाद मैं बात करूंगा छंद के भेद। तो कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में बेटा, छंद के जो भेद हैं कितने भेद होते हैं? 3, वेरी गुड। लिख लेते हैं यहां पर। छंद के भेद पता होना चाहिए बच्चे, कितने होते हैं? 3। एक तो होगा आपका मात्रिक, जहां मात्राओं की बात होगी, मात्रिक छंद। दूसरा होता है बच्चे वर्णिक छंद, जहां वर्णों की काउंटिंग होती है, वर्णों के हिसाब से चलता है मामला, वर्णिक छंद। और तीसरा होता है बच्चे मुक्तक छंद, इसमें ना कोई मात्राओं की संख्या फिक्स है, ना ही बच्चे कोई वर्णों की संख्या फिक्स है। यह क्या है? फ्री स्टाइल वाला है मुक्तक छंद। तो छंद के अगर आपसे भेद पूछे जाएं तो छंद को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है मात्रिक छंद, दूसरी है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। तो बच्चे हम छंद के टाइप्स पढ़ें उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि छंद बनता कैसे है, छंद की जो बॉडी है उसे हम कैसे समझें। बात समझ में नहीं आई? भाई ये तो हमने छंद जब बनेगा, बनने के बाद उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, लेकिन छंद जब बनता है तो कौन कौन से अंग हैं जिनको मिला के छंद बनता है, कौन कौन से वो अवयव हैं जिनसे बच्चे क्या होगा? आपका छंद बनेगा। तो बच्चे वो 6-7 अवयव होते हैं, छंद के 6-7 अंग होते हैं जिससे आपका छंद बनता है। तो सबसे पहला लिखेंगे, देखिए यहां लिख लेते हैं हम छंद के अंग, ठीक है ना। छंद के अंग या फिर अवयव। देखो ये आपसे कभी वो नहीं पूछेगा एग्जाम में कि साहब छंद के अंग कितने हैं, ये फिक्स नहीं है। 6 भी
7 भी, 8 भी, 9 भी, वो आदमी के ऊपर है कि वो आप कितनी कैटेगरीज में उसे बांटते हैं। जैसे मैं कह दूं लेग, पैर है साहब, शरीर का एक अंग, लेकिन पैर में भी अंगूठा एक अलग हो गया है कि नहीं, बच्चे घुटना अलग हो गया, तो थाइज अलग हो गई, तो ऐसे करके भी उसे बांटा जा सकता है। केवल छंद के अंग हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं? वो इसलिए जिससे हम छंद को समझ सकें इजीली, कि भाई जो छंद बना है वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना है। जब हम ये समझ जाएंगे उसके बाद हम छंद को भी समझ जाएंगे, और जब छंद को हम समझ जाएंगे तो फिर हम उसमें भेद बता सकते हैं कि ये मात्राओं वाला छंद है, मात्रक छंद है, ये वर्णिक छंद है, या फिर भाई साहब ये मुक्तक छंद है। ठीक है, बाकी इनकी जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो छंद जो बनता है उसकी जो पहली सीढ़ी है, पहला जो अंग है बच्चे, वो है चरण, या फिर पद, या फिर पाद। एक ही बात है, क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि छंद जब लिखा जाता है तो भाई साहब उसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। कैसे, देख लेते हैं एक बार। देखो, एक लाइन ऐसे आएगी, इसके बाद बच्चे दूसरी लाइन, इसके बाद तीसरी लाइन, और इसके बाद आपकी चौथी लाइन। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जैसे मैं आपसे कह दूं, विनय न मानत सकल जड़, कौमा गए 3 दिन बीत, उसके बाद अगली लाइन में बोले राम सकोप तब, कौमा भय बिन होए न प्रीत। तो ऐसे करके बच्चे मैंने एक छंद लिखा। अब ये दोहा है, सौठा है, चौपाई है, क्या है, वो बात की बात है। वो टाइप क्या होगा वो अलग बात है, उसका कौन सा भेद है। बात हम कर रहे हैं अंग की, कि छंद जब बनेगा तो कैसे कैसे बनेगा। तो बच्चे उसमें एक अंग है उसका चरण, या पद, या फिर पाद। 4 लाइनें होती हैं, कॉमा लगा होता है, इसको हम कहते हैं प्रथम चरण। ठीक है ना, इसको ऐसे यहाँ 1 लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। ये होता है बच्चे द्वितीय चरण, ये है इसका तृतीय चरण, और ये है बच्चे इसका चतुर्थ चरण। बताइए यहां तक कोई तकलीफ? ऐसे करके 4 चरण से बनता है, जैसे अभी मैंने बोल के भी आपको दिखाया। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर पहला और तीसरा, इसको तो बच्चे हम कह देते हैं विषम चरण, क्योंकि देखो फर्स्ट और थर्ड संख्या कैसी है, विषम संख्या है, इसलिए इनको बोलेंगे हम विषम चरण या फिर विषम पद। और इसको क्या बोलेंगे साहब? इन्हें बोलेंगे हम सम चरण या फिर आपका पद। ठीक है ना, पद या फिर चरण, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? छंद के जब हम अंग पढ़ेंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई साहब इसमें चरण होते हैं, पद होते हैं, या पाद होते हैं। और जनरली कितने? 4 होते हैं, जिसमें पहले तीसरे को हम बोल देते हैं विषम पद, और दूसरे और चौथे नंबर के को क्या बोल देते हैं साहब? इनको बोल दिया जाता है समपद या चरण। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं साहब। ऐसे ही बच्चे इसका दूसरा पॉइंट है, इसकी तरह ही वर्ण और मात्रा, मतलब वर्ण आएंगे और मात्राएं आएंगी। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा अंग क्या है छंद का? वर्ण और मात्रा। बताइए बच्चे, वर्ण और मात्रा। अब देखिए वर्ण और मात्रा क्या होता है, इस चीज को हमें क्या करना है, समझना है। वर्ण आप सभी जानते हैं बच्चे, वर्ण क्या है? वर्ण आप सभी जानते हैं, जैसे व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, वो अलग होते हैं। एक है साहब मात्रा। मात्रा बच्चे जब छोटी मात्रा होगी उसे हम कहेंगे लघु मात्रा। छोटी मात्रा होगी जब बच्चे, क्या कहा जाएगा उसे? लघु मात्रा। लघु मात्रा छोटे व्यंजन वाली, जैसे हम किससे दिखाएंगे? उसे हम दिखाएंगे एक डंडे से। एक होगी बच्चे दीर्घ मात्रा। क्या होगी साहब? दीर्घ मात्रा। इसे हम दिखाएंगे एस से। और अगर कोई पूछे कि एक दीर्घ मात्रा में कितनी लघु मात्रा होती हैं, तो बच्चे 2 होती हैं। बात समझ में आ गई? मैं कह सकता हूं
कि दीर्घ मात्रा बराबर दो लघु मात्रा। क्या हो जाएंगे साहब? दो, और इधर आ जाएगा एक डंडा इस टाइप का। तो दीर्घ मात्रा बराबर दो लघु मात्रा होती हैं बच्चे। बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फटाफट। अब देखिए, हम उन स्वरों को लिख लेते हैं जिनमें आपकी लघु मात्रा आएंगी और दीर्घ मात्रा आएंगी। तो ये जो लघु मात्रा है बच्चे, ये आपकी बनेगी केवल और केवल किसमें? छोटे अ में, या फिर ई में, या फिर छोटे ऊ में, या फिर बच्चे री में, या फिर अंग्रेजी वाले चंद्रबिंदी वाले इसमें अंग में। ये हैं बच्चे वो सारे के सारे वर्ण जो कि आपकी एक मात्रा रखते हैं। केवल क्या रखते हैं साहब? एक मात्रा रखते हैं। बताइए, इसे समझने में कोई दिक्कत है? अब बात कर लेते हैं दीर्घ मात्रा वाले। तो वो सारे के सारे आ जाएंगे बेटा, आ, बड़ी ई, ऊ, इसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग, बेटा अह, विसर्ग। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें आप कहेंगे साहब छोटी ए क्यों आई? तो हम सभी जानते हैं छोटी ए बनती है अ प्लस के ई से। देखिए बेटा, इसमें दो छोटे लघु मात्रा आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखो, अ और ई दो लघु मात्रा आ रही हैं, तो इसलिए साहब इसमें लघु और लघु मात्रा मिलके ए की बेटा क्या बन जाती है? दीर्घ मात्रा बन जाती है। इसलिए हमें याद रखना है, ए में क्या होती है? दीर्घ मात्रा, और बड़ी ए में तो होती ही है। ऐसे ही आपका जो ओ बनता है बच्चे, ये बनता है अ प्लस के ऊ से। तो यहां भी देखो, एक छोटी मात्रा, एक इसकी छोटी मात्रा, और ये मिलके क्या हो गई? दो बड़ी मात्राएं बन गई। इसलिए छोटी ए और छोटा ओ ये भी आपके बड़ी मात्रा में ही शामिल किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। लघु मात्रा में हम अ, ई, ऊ, री और अंग्रेजी वाला चंद्रबिंदी वाला अ, ठीक है ना? और दीर्घ मात्रा में इनसे अलग जो भी आपके स्वर हैं वो सब के सब भाई साहब काउंट होते हैं। ठीक है ना बच्चे? और देखो, मात्राएं केवल स्वर की होती हैं। व्यंजन जब अकेला होता है ना, उसके पास कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, मैं आपसे कहूं ल, ये जो व्यंजन है ना, मैंने लिखा भी और बोला भी स्वर की मदद से है। अगर मैं इसमें से स्वर निकाल दूं तो ये लिखा जाएगा बेटा इस तरीके से, है कि नहीं? और आधा ल बोला जाएगा फिर। तो बोलने में और लिखने में हमेशा व्यंजन को स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है। इसलिए इस ल में क्या है? देखो, इसकी तो अपनी कोई मात्रा है ही नहीं। व्यंजन के पास कोई मात्रा नहीं होती, जो कोर व्यंजन होता है, मतलब बिना स्वर के। इस वाले व्यंजन में देखो स्वर छुपाता और, इसलिए इस वाले व्यंजन में एक मात्रा है। और एक को हम कैसे दिखाएंगे बच्चे? ऐसे दिखाएंगे, एक मात्रा। ठीक है ना? अब मैं पूछूं आपसे ला, तो ला मुझे पता है इसमें एक तो ल क्या है? व्यंजन है, कोर व्यंजन, एकदम विशुद्ध व्यंजन। और एक इसमें छपा है आ, हमारा स्वर। और हम जानते हैं स्वर का मतलब ही मात्रा होता है। तो आ में हो गई साहब दो मात्रा, और इसके पास अपना कुछ नहीं है। इसलिए बेटा ला में भी क्या निकल के आया? आपकी दो मात्रा निकल के आई। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी आधे वर्ण की कोई मात्रा होती है? भाई, अगर ये देखो ल जो अकेला है, या फिर यहां पर ल केवल जो व्यंजन है विशुद्ध व्यंजन, उसके पास तो स्वर तो है नहीं बच्चे, तो वो क्या है? आधा है। तो क्या आधे वर्ण की कोई मात्रा होगी? नहीं होती। लेकिन एक अंतर आता है, उससे पहले जो भी वर्ण होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? अपने आप में मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो भी हम आपको अभी समझाएंगे। पहले ये बताएं, यहां तक कोई तकलीफ है, कुछ समस्या है तो बताएं। अब देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूं बच्चे, कच्चा। क्या लिखता हूं? कच्चा। देखिए, एक शब्द है मेरे पास कच्चा, मतलब कच्चा। अब आप बताइए, एक तो इसमें वर्ण है क, एक आधा आया है, एक बच्चे पूरा है,
पूरी मात्रा के साथ है ना, दीर्घ मात्रा के साथ। तो पहले इस क में बताइए। तो देखिए इस क में क्या है, एक अ छुपा हुआ है, इसलिए इसमें एक तो होगी बेटा सिंगल मात्रा। ये जो आधा है इसके पास अपना कुछ नहीं है, अभी इसे होल्ड करेंगे। लेकिन ये वाला जो चा है इसमें आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के पास क्या होता है, दो होता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कोई व्यंजन है, कोई वर्ण बेटा आधा आएगा, तो उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन वो उससे पहले वाले को क्या कर जाएगा, दीर्घ कर जाएगा। और यहाँ देखिए पहले वाले के पास, बेचारे के पास क्या था, केवल एक मात्रा थी, लेकिन इस आधे आने की वजह से इससे पहले वाला है ना, लेफ्ट साइड वाला जो होगा उसकी मात्रा वो दीर्घ कर देता है। तो बेटा यहाँ एक नहीं रहेगा, यहाँ क्या हो गया, दीर्घ मात्रा हो गई, डबल हो गई। तो इसलिए कच्चा में क्या हो गई साहब, कक्षा में आपकी हो गई दो दीर्घ मात्रा हो गई। या मैं टोटल सिंगल पूछूं तो सिंगल हो गई साहब, चार मात्रा हो गई। कैसी, सिंगल वाली, बताइए कोई तकलीफ बेटा यहां तक समझने में। इसके बाद ऐसे ही एक शब्द है राजन, मैं बात करता हूं राजन की। देखिए बेटा र पे आ की मात्रा दो मात्रा इधर, जो अकेला है एक मात्रा इधर, न आधा है, तो इस आधे वाले ने अपने लेफ्ट साइड वाले को दीर्घ कर दिया। तो यहाँ सिंगल मात्रा थी तो यहाँ क्या हो गई, दीर्घ। तो राजन में टोटल कितनी मात्रा, चार मात्रा, दो और दो बच्चे चार। बताइए एक शब्द बेटा मैं लेता हूं प्रीति। यहां आप देखेंगे पी और यहां बच्चे र और यहां ती। तो आपने देखा ती में तो दो मात्रा हो गई, ठीक है, लेकिन पी में भी दो होंगी, ठीक है। अब ये जो आधा है इसकी कोई मात्रा नहीं, लेकिन ये अपने पहले वाले को डबल कर देगा, जबकि वो ऑलरेडी क्या है बच्चे, इधर डबल है। तो जब पहले से डबल हो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी क्या है, चार मात्रा। अगर पहले से डबल नहीं है, जैसे देखो जो अधूरा है, इस वाला जो न है बेटा, ये क्या करेगा, खुद की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये आगे वाले को दीर्घ कर देगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ दीर्घ हो गया था। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दीर्घ है तो इसमें र दीर्घ नहीं कर पाएगा। बताओ समझने में कोई दिक्कत। अब एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप सभी अपनी कॉपी में क्या करेंगे, मात्राएं काउंट करेंगे, ठीक है ना बच्चे, मात्रा काउंट करेंगे। उसी में मैं फिर आपको वर्ण भी काउंट कराना सिखाऊंगा। वर्ण हम केवल पूरा का पूरा एक वर्ण काउंट करते हैं, आधा अधूरा नहीं। मात्राएं चाहे कैसी भी हों, बस एक अपने आप में पूर्ण वर्ण होना चाहिए, वहां पर उसे एक वर्ण काउंट किया जाएगा। और मात्रा काउंट करना मैंने आपको सिखाई दिया। लघु मात्राएं होती हैं इन वाले स्वर की, और दीर्घ मात्रा होती हैं जब ये वाले स्वर किसी के साथ आते हैं, या अकेले आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए साहब कोई दिक्कत। एक शब्द अच्छा कंचन है बेटा, कंचन। देखो क पे अंक की मात्रा है, कितनी मात्रा हो गई साहब, दो। च एक न एक, कितनी हो गई साहब, एक दीर्घ मात्रा और दो लघु मात्रा, और टोटल चार मात्रा, ठीक है ना। तो आपने मात्रा काउंट करना सीख लिया। इसके बाद वर्ण काउंट करना सीखेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था। सबसे पहले तो बेटा मात्रा काउंट करके बताना है, इसमें मात्रा कितनी होंगी। इसके बाद वर्ण कितने होंगे ये भी हमें काउंट करके बताना है। बताइए 10 सेकंड का समय है, सभी लोग करेंगे। देखिए मात्राओं की बात करते हैं। छोटी की मात्रा है द पे एक, व में भी एक, स एक, लघु लघु है ना। यहाँ बेटा दीर्घ मात्रा, अ में लघु लघु दीर्घ लघु, लघु दीर्घ लघु, और इधर लघु। तो टोटल मात्राएं कितनी हैं, मैं यहां देखो मुझसे वो कुछ भी पूछ सकता है। टोटल मात्रा, तो टोटल मात्रा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा। और पूछे अगर दीर्घ कितनी है, तो 1 2 3 4, चार है इसमें बेटा कैसी, दीर्घ मात्रा। और उसके बाद 8 बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसी हैं, लघु मात्रा, ठीक है ना।
बताइए कोई तकलीफ? तो आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से उत्तर बता सकते हैं। तो मात्रा काउंट करना आपको आता है और वर्ण काउंट करना वो भी आपको आता है बच्चे, आसान है बहुत। केवल पूरे पूरे आपको जो है वर्ण छांट लेने हैं, आधे अधूरे को नहीं लेना। वैसे भी इस एग्जाम्पल में तो कोई आधा है ही नहीं, मात्राओं से हमें कुछ करना नहीं जब हम वर्ण काउंट करेंगे। तो देखो एक है बच्चे यहाँ द, व, तो इधर एक क आया है, एक अ है, एक व है, एक सा है, एक ना है, ता है, माँ है, पा है और बेटा था है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वर्ण हो गए टोटल कितने? 12। तो मात्रा बच्चे इसमें थी टोटल 16 और वर्ण थे इसमें 12। बताइए कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं है तो एक और उदाहरण लिख लेते हैं, वो आप जो है बना के दिखाएंगे। राम और श्याम बहुत अच्छे हैं। इसमें आप लोग मात्रा काउंट करके बताएंगे और वर्ण काउंट करके बताएंगे। बताइए बेटा। पहले तो बताएंगे मात्रा। चलिए देख लेते हैं। र पे आ, बड़ी है, बड़ा स्वर है, दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा, यहां पर एक सिंगल। ओ दीर्घ, र एक। अब देखिए बेटा, आधे की तो कुछ नहीं होती, लेकिन ये अपने से आगे वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला उसकी मात्रा दीर्घ कर देता है, लेकिन लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसका काम जो है खत्म। आ गया बेटा या में क्या है? दीर्घ। इधर क्या है? एक। वो एक, ये छोटा ऊ है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब देखो यहाँ 6 पे ए की मात्रा है, इधर तो हो गया डबल, क्योंकि दोनों छोटी ए बड़ी ए डबल मात्रा रखती हैं, दीर्घ मात्रा रखती हैं। अब चौकी अपनी कोई मात्रा नहीं, लेकिन इससे जो लेफ्ट में है अगर वो लघु है, बिल्कुल देखो लघु है, तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। और अगर ये ऑलरेडी दीर्घ होता, आ होता, बड़ा आ, अच्छे मान लो कोई एक वर्ण होता, तो फिर ये ऑलरेडी दीर्घ होती, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है बच्चे? तो आधे च ने इस अ को क्या कर दिया? दीर्घ बना दिया। और बाकी हैं, यहाँ तो दीर्घ आएगी, क्योंकि देखो ऊपर क्या है? ए की मात्रा है। तो काउंट कर लेंगे टोटल मात्रा कितनी है? 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो मात्रा है टोटल साहब कितनी? 17। जिसमें दीर्घ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 दीर्घ हैं और बाकी 1 2 3 4 5 6। 6 ही आपकी क्या है? लघु हैं। बताइए। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 तो होंगे लघु। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 आएंगे टोटल। ठीक है ना? तभी हम करेंगे जोड़ सही क्यों नहीं बैठ रहा। ठीक है बच्चे? तो मात्रा टोटल कितनी? 18। लघु और दीर्घ आपको दिख ही रही, यहां से काउंट कर लोगे। अब वो बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण का तो सिंपल सा नियम था, जो वर्ण पूरा है वो काउंट होगा, जो आधा है नहीं होगा। देखो बेटा, र पूरा आया है, म पूरा है, अ पूरा है, र पूरा है, स आधा है, इसको हटाओ, य पूरा है, म पूरा है, ब ह त ये पूरे हैं, अ पूरा है, च आधा है, इसको छोड़ो, छ पूरा है। मात्रा कुछ भी हो, मात्रा से मतलब नहीं, ह पूरा है। तो देखिए 1 2 लिख लेते हैं बेटा, र म ये पूरा है, इधर से अ ये पूरा है, स्वर है ना? र व्यंजन अकेला पूरा है, स आधा है व्यंजन छोड़ देंगे, य व्यंजन पूरा है, म पूरा है, व पूरा है, ह पूरा है, त पूरा है, इधर अ पूरा है, च आधा है छोड़ देंगे, छ पूरा है और ह पूरा है। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वर्ण हो गए इसमें 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताइए साहब कोई तकलीफ? क्या हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब आपके लिए मैं एक घर के लिए आपको देता हूं, उसमें आपको बताना है बेटा, प्रिय पति, प्रिय पति मेरा वह
प्राण प्यारा कहाँ है? कहाँ है? इस वाली लाइन में आपको दोनों काउंट करके लाने हैं कि इसमें मात्रा कितनी है, टोटल भी और लघु भी और दीर्घ भी, और इसके बाद इसमें वर्ण कितने हैं। ये दोनों बच्चे आपको क्या करके आने हैं, काउंट करके आने हैं। बाकी कल जो है हम इसको फिर से बताएंगे। तो अभी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया छंद क्या है। छंद जो शब्द है वो छद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को आच्छादित करना, ढकना या फिर खुश करना। इसका दूसरा नाम छंद का पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र के जो आदि प्रणेता थे वो थे ऋषि पिंगल, जिनके नाम पर बेटा इसको पिंगल भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पहले वेद में, जो है आपका ऋग्वेद। इसके बाद हमने बात की कि छंद के भेद कितने होते हैं, छंद के टाइप्स, छंद की कैटेगरी कितनी हो सकती है, वो होती है 3। जब हम केवल मात्राओं की बात करेंगे जिनमें, वो होते हैं मात्रक छंद। जिसमें हम केवल वर्ण की बात करते हैं वो है वार्णिक छंद। और तीसरा होता है मुक्तक, फ्री स्टाइल वाले, जिसमें ना मात्राओं की गिनती हो सकती है ना ही वर्णों की। ठीक है ना, कोई लॉजिक नहीं, कोई नियम नहीं, वो फ्री वाले होते हैं, मुक्त वाले, मुक्तक। अब देखो, छंद के भेद हमने आपको बता दिए, लेकिन छंद बनता कैसे है, छंद की बॉडी क्या है कि नहीं, उसका शरीर का निर्माण जो है छंद का किन किन चीजों से होता है, तो वो होते हैं 6-7 आइटम। जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया चरण, पद या पाद। ये क्या होते हैं साहब, 4 होते हैं। जब भी कोई छंद इस स्टाइल में लिखा जाता है तो कॉमा लगा के वो 4 जगह 4 लाइन होती हैं, जिसमें पहली और तीसरी लाइन को हम बोलते हैं विषम पद या चरण, और दूसरी और चौथी को बोलते हैं समचरण। यहाँ तक बात क्लियर थी। मैंने एक एग्जाम्पल बोल के भी दिखाया था कि विनय न मानत सकल जड़, इतना हो गया फर्स्ट चरण, पहला पद। गए 3 दिन बीत, ये हो गया दूसरा चरण। बोले राम सकोप तब, ये हो गया तीसरा चरण। और चौथा हो गया भय बिन होए ना प्रीत। तो बात समझ में आ गई, आसान है। और जब हम चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, तो एग्जाम्पल वगैरह सब आएंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें वर्ण और मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छंद जो बनता है वो वर्णिक वाला वर्णों से और मात्रिक वाला मात्राओं का खेल से बनता है। इसलिए हमने वर्ण और मात्रा के बारे में जाना। वर्ण आप जानते ही हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। यहाँ वर्ण काउंट करना हम सीखेंगे, उससे पहले हमने सीखा मात्रा को काउंट करना। ठीक है बच्चे, मात्रा एक होती है लघु मात्रा, एक होती है दीर्घ मात्रा। दोनों के साइन यहाँ लिखे हुए हैं, और एक दीर्घ में 2 लघु आपकी बैठती हैं। लघु मात्रा कब बनेगी, देखो मात्राएं जो होती हैं वो स्वर की होती हैं केवल, ठीक है ना, और व्यंजन स्वर के सपोर्ट के साथ लिखा जाता है, इसलिए उसमें मात्रा होती है। इसलिए हमने आपको ला में बताया कि 2 मात्रा हैं, वो भी केवल आ की वजह से। ला में जो विशुद्ध, जो शुद्ध रूप में ल था ना, ये हलंत वाला ल, केवल आपका जो है व्यंजन, उसके पास कोई मात्रा नहीं होती। इसमें जब स्वर लगता है, जब इसे पूरा करता है, तब उससे मात्रा उसमें पैदा होती है। इसलिए ला में पैदा हुई 2 मात्रा, और ल में बच्चे केवल 1 मात्रा। और ये जो शुद्ध रूप में ल था, इसमें कोई मात्रा नहीं थी, क्योंकि मात्रा का मतलब ही है स्वर। जहां स्वर होगा वहां मात्रा होगी। ठीक है बच्चे, तो लघु मात्रा का 1 साइन, दीर्घ मात्रा का 2 साइन। इन सब में होती है लघु मात्रा, और इन सब में होती है दीर्घ मात्रा। ये जहां आ जाएंगे वहां दीर्घ मात्रा बन जाएगी। अब बात आ गई साहब कि ऐसा कोई वर्ण जिसके पास स्वर ही ना हो, मतलब मात्रा ही ना हो, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने बताया, आधा कोई वर्ण आ जाए, जैसे च आ गई आधी। आधी च का मतलब ये है इसके पास स्वर नहीं है, ये सपोर्ट के लिए इस वाली च से चिपक गई है, जो कि आ के डंडे को साथ मिलाई है, जो कि स्वर के सपोर्ट के साथ आई है। इसलिए इसने कहा, बहन मुझे भी अपने साथ चिपका ले, मुझे भी क्या होगा, स्वर की सपोर्ट मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो व्यंजन को स्वर की सपोर्ट चाहिए ही होती है, चाहे लिखने में चाहे बोलने में। तो यहाँ देखिए, जो आधा आता है हमने बताया, उसकी खुद की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो क्या करता है, अपने से लेफ्ट साइड में जो होता है उसकी मात्रा को दीर्घ कर देता है, अगर दीर्घ नहीं है तो। और दीर्घ है तो कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ बेटा क्या था, देखो क की 1 मात्रा थी केवल, लेकिन ये इधर आधा च है ना, इसने इस मात्रा को 1 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया, दीर्घ कर दिया लघु से। बाकी ये जो चा है, इसके पास तो 2 मात्रा है ही। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद छोटी ए और छोटा ओ, इनको दीर्घ मात्रा में क्यों रखा गया, क्योंकि ये 2 लघु मात्राओं से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये भी दीर्घ में आते हैं। अब जो था वो था एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, जिसमें आपको मात्रा और वर्ण दोनों काउंट करने थे। वर्ण काउंट करना बहुत आसान है, हमने आपको बता दिया। वर्ण हमेशा जो पूरा होगा, ठीक है ना, जो किसी न किसी स्वर की सपोर्ट के साथ आया होगा, वही काउंट किया जाता है। जो आधा आ गया, जैसे आधा स, ये वर्ण काउंट नहीं होगा, इसके पास स्वर नहीं है।
जो भी स्वर की सहायता से आएगा वो सब के सब काउंट होंगे, और जो स्वर की सहायता से नहीं लिखा जाएगा वो काउंट नहीं होगा। जैसे ऊपर देखो द व स क अ व स न स म प थ, इन सब के पास स्वर की कोई ना कोई मात्रा है। अब आप सोचोगे साहब स के पास कहाँ है मात्रा? भाई साहब स को अ का सपोर्ट है छोटे आ का, तभी तो ये पूरा है, वरना ये आधा होता। बात समझ में आ गई? तो दिवस का अवसान समीप था, मात्रा काउंट करना आसान है। छोटे स्वर वाली मात्राओं का एक डंडा, और बड़ी स्वर वाली जो मात्रा है दीर्घ मात्राओं का, उनका जो है दीर्घ मात्रा आती है, जो कि हम एस टाइप से लिखते हैं। टोटल मात्रा बच्चे 16 हुई थी, और वर्ण टोटल हो गए थे 12, जो कि हमने ऊपर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा उदाहरण था बच्चे, राम और श्याम बहुत अच्छे हैं। यहां देखिए जो भी पूरा का पूरा वर्ण है जो स्वर की सहायता से लिखा गया है, जिसमें स्वर आया है, वो सब क्या है साहब, यहाँ आएगा, पूरे के पूरे वर्ण में काउंट होगा। जैसे यहाँ देखो अ, ये तो ऑलरेडी स्वर है ही, बिल्कुल काउंट होगा। व्यंजन अगर बिना स्वर के आया है तो काउंट नहीं होता, जैसे श्याम में स, स्वर नहीं है, काउंट नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, मैंने खूब एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मात्राओं की बात हम कर ही चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ से मात्रा काउंट की, कितनी आई? 12। ये 18 मात्रा आई, और वर्ण आए बेटा आपके 12। इसके बाद एक जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो आपको कहाँ से करना था, घर से करके लाना है, कल ये हम कराएंगे। प्रिय पति मेरा वह प्राण प्यारा कहाँ है, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, ये सब आपको बताना है। इसके बाद देखो हम बात करेंगे तुकबंदी क्या होती है छंद में, वो भी एक बॉडी पार्ट है। अभी हमने केवल 2 पढ़े हैं, कौन से? एक तो वर्ण और मात्रा काउंट करना है कि नहीं, और एक हमने जाना है बच्चे चरण, पद या पाद। अभी हमने केवल 2 बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जाना है, छंद के केवल 2 अंगों के बारे में जाना है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? गण पढ़ेंगे। गण क्या होता है साहब, है कि नहीं, छंद का ही बॉडी पार्ट है, गण का क्या रोल होता है। उसके बाद यण क्या होता है, यति क्या होता है, विराम क्या होता है छंद में, तुकबंदी क्या होती है। तो ये सब बेटा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो भाई साहब आपको लाइक करना है, और अगर आप नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन बनाए रखना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। आशा करता हूँ आप ठीक हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में छंद के साथ ही। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।